नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, नेताओं के सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कहा है कि वो हर महीने सीएम बनने का सपना देखते हैं। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनकी रगों में अंग्रेजों का खून दौड़ रहा है। तो चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और इस बीच सियासी बयानबाजी पे एक बार फिर से परवान चढ़ते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के एक बयान का हम जिक्र करें, जिसमें दिग्विजय सिंह के लिए उन्होंने कह दिया है कि उनकी रगों में विदेशी खून दौड़ रहा है। की गद्दी से जब कुर्सी खिंच जाती है तो दर्द तो होता ही है, और वो दर्द मिटता नहीं है। वो सपना कमलनाथ जी हमेशा देखते रहते हैं। जब सरकार मध्य प्रदेश के अंदर गिर गई थी और गिरने के बाद वो हर महीने मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं अब मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे तो मैं मुख्यमंत्री। जनता ने आईना दिखा दिया, जवाब दे दिया। फिर चुनाव हुए, फिर मैं मुख्यमंत्री, फिर जनता ने जवाब दे दिया। और अभी भी उन्हें ये सपना हमेशा आता रहता है। दौरे पर गई थी तब भी उन्होंने कहा था कि भारत के बारे में मेरा देश है, मैं विपक्ष में हूं, लेकिन मैं इस भाषा का जो लोग चाहते हैं वो नहीं बोल सकते। आपके नेता ने जाकर के भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के नेतृत्व पर प्रहार करने के लिए आप जाकर कि शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, चुनावी साल है इसलिए सियासी बयानबाजी का दौर भी चल उठा। एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने निशाना साधा है कमलनाथ पर। क्या कुछ सियासी मायने इसके? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश जो प्रभारी मुरलीधर राव है, सीएम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान का दोस्त करार दिया था और उसी को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ। उसके बाद खुद दिग्विजय सिंह का भी ट्वीट आया। उन्होंने मुरलीधर राव पर मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही और जब पीसीसी चीफ कमलनाथ मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भी दिग्विजय सिंह को यह सलाह दी कि इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह को उनके खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए। जब इन सारे सवालों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से बीडी शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यानी राहुल गांधी किस तरीके से विदेशों में जाकर भारत की नीति और भारत की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, वहां वो रोते हैं। उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ जो है वो हर रोज सपने देखते हैं और हर बार ये कहते हैं कि अब उनकी सरकार आने वाली है, लेकिन जनता उपचुनाव जो हुए उसमें उनको आईना दिखा देती है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि बटाला हाउस के जो आतंकी हैं उनके घर वो मिलने जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सवाल खड़े करते हैं। तो ऐसे में वो बताएं कि आखिर मुरलीधर राव ने जो कहा वो आखिर गलत कहा है। उन्होंने कहा कि इन सब बयानों को देखकर ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह की रगों में अंग्रेजों का खून दौड़ता है। तो ये जो बयानबाजियां हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे अब ये बयानबाजियां भी तीखी होती जा रही है। न केवल सत्ता पक्ष की तरफ से बल्कि विपक्ष भी इस पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अजय सिंह जी न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। बीडी शर्मा जी की तरफ से कहा जा रहा है कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहते हैं और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह है जिनके रगों में अंग्रेजों का खून दौड़ रहा है। जवाब देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ने जिस तरह की बात कही कि उग्रवादियों और पाकिस्तान से दिग्विजय सिंह जी के संबंध बताए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बीडी शर्मा जी उसी निम्न स्तरीय राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं कि अंग्रेजों के रगों में खून दौड़ता है। ये निम्न स्तरीय राजनीति है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। असल मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उन पे इनसे हिसाब न मांग सके। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह की भगदड़ भाजपा में मची हुई है, 2 दिन पहले पूर्व सांसद माखन राजपूत जी आए, उसके पहले यादवेंद्र सिंह अशोकनगर के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस में आए और कमलनाथ जी के संपर्क में बड़े पैमाने पे कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े नेता संपर्क में हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, बौखला गई है। बीडी शर्मा जी बौखलाहट में उलझुल बातचीत कर रहे हैं।
अजय सिंह जी, एक और सवाल मेरा, कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं, लेकिन बीते दिनों आपको भी याद होगा अवश्यम भावी कांग्रेस के मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से जारी हुआ था ये शब्द और बीजेपी की तरफ से बहुत मखौल उड़ाया गया इस शब्द का। अभी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कमलनाथ सिर्फ सपना देखते रहते हैं, उनके सपने साकार होने वाले नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ करके दिखाना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा में मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट और प्रोपोगेंडा की पार्टी है। 2018 के पहले भी इसी तरह की बातें करते थे। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, फिर आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। नगरीय निकायों में भी 7 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी हार गई। उसके बाद भी भाजपा के नेता मानने को तैयार नहीं है। तो ये केवल झूठ भ्रम फैलाते हैं। कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता भावी मुख्यमंत्री मानती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अकेले की बात नहीं है। जनता चाहती है कमलनाथ जी को 5 साल के लिए मौका मिले ताकि प्रदेश के हालात बदलें और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की अव्यवस्था फैलाई है उससे मुक्ति मिले। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, पूरी तरह प्रदेश की 8 करोड़ जनता की भावनाएं हैं। ठीक है, बीजेपी की तरफ से भी जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। बताइए। नमस्कार। अजय सिंह जी ये कह रहे हैं लगातार कि जितने भी बयान सामने आते हैं बीजेपी की तरफ से वो सिर्फ एक तरीका होते हैं कि मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका सके। जवाब? देखिए, जो लोग जनता को विवेकशील विचारवान नहीं मानते वो इस तरह की गलतियां करते हैं। और कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब भी यही सोचा था और यही आज भी कांग्रेस के नेता सोचते हैं कि जनता में बुद्धि नहीं है। जनता काम देखती है, जनता योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन देखती है, क्रियान्वयन देखती है और जनता नीति और नियत सब देखती है, नेता भी देखते हैं। इसीलिए कांग्रेस आज 400 से 40 के सफर पे है और भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी वो 2 सीटों से आज पूरे देश में राज्य कर रही है। जहां तक विषय है कि कांग्रेसियों की रग में अंग्रेजों का खून है या नहीं, तो देखिए ये तो जो इनके बयान है, जो आचरण है, जो व्यवहार है, उससे स्पष्ट समझ में आता है। ऐसा क्यों है कि कांग्रेसी नेता जब बोलते हैं तो पाकिस्तान में तालियां पिटती हैं? ऐसा क्यों है कि चीन के कैंपों में एक बड़ी आशा का भाव जागता है जब कांग्रेसी आगे बढ़ते हुए दिखते हैं? क्योंकि इनका MOU है। तो ये सारे काम जो देश को कमजोर करने वाले थे, जो देश की सनातन संस्कृति पे प्रहार करते थे, ये सब तो अंग्रेज करते थे। तो ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि इनकी रगों में अभी भी अंग्रेजों का खून दौड़ रहा है? और ऐसा क्यों है कि इस देश को जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उनको सबूत चाहिए होता है और ओसामा को जी लगाएंगे, हाफिज सईद को साहब लगाएंगे, मसूद अजहर को जी लगाएंगे? तो ये सब जो आचरण और व्यवहार है ये देश की जनता भी जानती है, जिस कारण इस देश के राजनीतिक रसातल पर कांग्रेस को पहुंचा दिया है। अभी भी ये जनता को विचारवान नहीं समझे, विवेकवान नहीं समझे तो ठीक बात है, मेरी शुभकामनाएं। ठीक है अजय जी, जवाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेगा। 20 सालों में अगर देश का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया तो नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने गए पाकिस्तान। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। इसलिए पाकिस्तान से दोस्ती कौन निभा रहा है ये हमने देखा है। और देश के रिकॉर्ड देख लीजिए, चाइना के साथ जितना व्यापार और जितना धंधा भारतीय जनता पार्टी सरकार में बढ़ा है उतना कभी कांग्रेस की सरकारों में नहीं बढ़ा है। तो आपके झूठ बोलने से ये तथ्य नहीं बदलेंगे। आजादी के आंदोलन की पार्टी हम, आपकी माफी मांगने का इतिहास आपके बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से अदालतों में अंग्रेजों के पक्ष में गवाहियां दी वो हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। तो अंग्रेजों के रगों में किसका खून है ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपका नहीं और राष्ट्रवाद के फर्जी प्रमाण पत्र बांटने चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागना चाहती है। कभी मुद्दों का बयान नहीं देते BD शर्मा कि बेरोजगारों के मुद्दों पे बात करें, कभी बयान नहीं देते कि महिला अत्याचारों पे बात करें, कभी बयान नहीं देंगे कि आदिवासी अत्याचारों पे बात करें, कभी बयान नहीं देंगे कि दलितों पे बात करें, पिछड़े वर्गों का आरक्षण क्यों रोक दिया। ये मुद्दे जो ठीक है आशीष जी, तमाम मुद्दे गिनवा दिए हैं अजय सिंह यादव जी ने। इस पर जवाब चाहूंगी कि क्यों इन मुद्दों को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता है। देखिए मेरे सर्वोच्च 2 नेता, एक मेरे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी और एक हमारी सरकार के मुखिया, जब बोलते हैं अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड लेके तथ्यात्मक तरीके से, तर्क संगत तरीके से बोलते हैं। कांग्रेसियों जैसे खोखले बयान नहीं देते हैं। एक बात मैंने सारे मुद्दे गिनवाए आशीष जी, इन मुद्दों पे कभी बयान आता है BD शर्मा का जो मैंने गिनवाया? मुझे मालूम है ना, बीच में रोकेंगे। ठीक है अजय सिंह जी, एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। अजय जी जवाब सुन लीजिए। बता दीजिए तारीख। राजनीतिक दल स्वतंत्रता की लड़ाई में कहाँ से थे कि मेरे नेता महिला? अजय जी वो जवाब दे रहे हैं आशीष जी, एक बार सुन लीजिए। झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल आवाज को सकता है। साइलेंट कर दीजिए, सब मानेंगे।
देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, कांग्रेसियों ने क्या किया, नेहरू खानदान ने क्या किया आजादी की लड़ाई में, वो उस समय के साहित्यकार और कवियों ने क्या लिखा था उस पर हमें जाना चाहिए। कवि थे अकबर इलाहाबादी। अरे नेहरू जी 11 साल देश की आजादी के लिए जेल में रहे कि नहीं? चलिए ठीक है, जनता देख रही है किस तरह की बयानबाजी सामने आती है और अब देखना होगा इसका निष्कर्ष क्या होता है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी बहुत धन्यवाद, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कवर्धा से एक बड़ी जानकारी, होम थिएटर ब्लास्ट का मामला और थोड़ी ही देर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एसपी मीडिया से बातचीत करेंगे और पूरे घटनाक्रम का वो खुलासा कर सकते हैं। प्रेमी ने कैसे बम प्लांट किया, पुलिस इसका खुलासा करेगी और मदद करने वालों का भी पुलिस खुलासा कर सकती है, ऐसी भी जानकारी है। पुलिस ने दुल्हन के प्रेमी को हिरासत में लिया था और शुरुआत से ही माना जा रहा था कि प्रेमी ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है। कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद पुलिस मीडिया से रूबरू होगी। उसके बाद पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से पुलिस की तरफ से समझाया जाएगा, कैसे इसने बम प्लांट किया था, किसने प्रेमी की मदद की थी और कौन इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड है। पूरा स्पष्टीकरण निश्चित तौर पर सामने होगा पुलिस के, क्योंकि मास्टरमाइंड से लंबे समय से पूछताछ चल रही है, यानी कि प्रेमी से पूछताछ पुलिस कर रही है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी देखिए, तबाही की वो तस्वीरें जो कि सभी को झकझोर कर रख देती हैं। मदद करने वालों पर भी शिकंजा पुलिस की तरफ से कसा जाएगा और पूरी तैयारी इसके लिए पुलिस कर चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। कवर्धा का यह मामला और थोड़ी देर में एसपी इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए नजर आएंगे। तो कवर्धा की एक घटना जो कि निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली, प्रेमी ने बम प्लांट किया था। अभी तक ये तथ्य जरूर पुलिस ने साझा किए हैं, लेकिन कैसे हुआ ये सब, पूरी घटना को किस मंशा से अंजाम दिया गया और सिलसिलेवार क्रम क्या रहा इस पूरी घटना का, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना, इसमें शादी की खुशियां किस तरह से मातम में तब्दील हो गई, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस घटना के जरिए सामने आया था। और सिलसिलेवार क्या कुछ घटनाक्रम रहा, इसको लेकर पुलिस अब से कुछ ही देर बाद जानकारी साझा करेगी। इसलिए मनीष फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, कितनी देर में शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ बिल्कुल, जो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से हमको सूचना मिली थी उसके हिसाब से 6 बजे का समय इसलिए निर्धारित किया गया था और पुलिस अधीक्षक जो है खुद आरोपी के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आरोपी को मौके पे ले जाया गया था, वहाँ पे निरीक्षण के दौरान कि किस तरह से कैसे उसने वारदात को अंजाम दिया था, सब पहलुओं को लेकर पुलिस और आरोपी को साथ लेकर यहाँ पुलिस कार्यालय पहुंच रही है। वहाँ पे जो पूरे मामले का खुलासा होगा, पुलिस अधीक्षक खुद इस पूरे मामले की जानकारी देंगे कि किस तरह से आरोपी ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके साथ क्या कोई और अभिरा जिनके माध्यम से या जिसके सहयोग लेकर वो इस पूरे घटना को अंजाम दे, तो पूरे मामले का सिलसिलेवार जो है खुलासा पुलिस अधीक्षक करेंगे थोड़ी देर। निश्चित तौर पर। और एक और बात जिसका जिक्र पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि बम कैसे प्लांट किया प्रेमी ने, इसका खुलासा पुलिस करने वाली है, यानी कि ये जरूर स्पष्ट हो चुका है कि मास्टरमाइंड इस पूरी घटना का प्रेमी ही रहा। मनीष, बिल्कुल, जिस तरह से जो तथ्य सामने आए हैं, जो पुलिस को साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर ये पुख्ता हो चुका है कि जो पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला और पूरा मास्टरमाइंड इस मामले का प्रेमी ही है। अब पुलिस इस मामले को और जांच पड़ताल कर रही थी कि इसके उसमें किसी और का सहयोग तो नहीं लिया है, क्योंकि उसके माध्यम से ही वो ये प्लान कर सके ऐसा संभव नहीं लग रहा था। क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा भी वो अपनी आदिवासी क्षेत्र जंगलवाड़ी क्षेत्र का रहने वाले हैं, तो उसके द्वारा इस तरह की घटना को कैसे अंजाम देंगे। हालांकि वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करता था, ये भी जानकारी जो है मिली कि उसका मोबाइल और टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग का दुकान भी है जहाँ पे वो काम किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो हो सकता है उसने ये प्लान किया हो या किसी की मदद लो, ये पूरी जानकारी जो है पुलिस अधीक्षक द्वारा भी दी जाएगी। चलिए, कुल मिलाकर इंतजार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने का। शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उमरिया की बात करेंगे जहां बांधवगढ़ में बाघ के शावक की मौत का मामला सामने आया है। पेट्रोलिंग टीम ने शावक का शव देखा है। फिलहाल पनपथा बफर के बिरोहली बीच में शव पाया गया है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस पूरी घटना की पड़ताल शुरू कर दी है। वयस्क बाघ के हमले से मौत की आशंका प्राथमिक तौर पर है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हम चर्चा करें, जहां बाघ के शावक का शव मिला है और पेट्रोलिंग टीम ने ये शव जैसे ही देखा उसके बाद इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पनपथा बफर के बिरोहली बीच की ये पूरी घटना है। अधिकारियों ने मौत की जांच करना शुरू की है, लेकिन प्राथमिक तौर पर यही आशंका है कि बाघ के हमले की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर भी पेट्रोलिंग टीम पूरी तफ्तीश के बाद ये स्पष्ट कर पाएगी कि क्या मुख्य वजह इस पूरे मामले के पीछे रही, क्या कुछ घटनाक्रम था। इसको लेकर लगातार पेट्रोलिंग टीम कोशिश कर रही है पता करे और अधिकारियों की टीम भी लगातार मौके पर तैनात है। बाघ के शावक का शव यहां मिला है। सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना पर?
विजेंद्र, मेरी आवाज पहुंची आप तक? जी बाघ के शावक का शव पाया गया है, क्या अतिरिक्त जानकारी इस पर? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह जो पेट्रोलिंग टीम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, वो अपने गश्ती में थी। उसी दौरान उनको एक बाघ शावक का शव उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने इसकी प्रबंधन को सूचना दी। प्रबंधन ने जाके जब मौके पे पड़ताल की तो पाया कि एक बाघ शावक है जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 5 माह आंकी गई है। उसका शव विकसित पड़ा हुआ था और आशंका जताई जा रही है कि आसपास जो इलाके में बाघ सक्रिय है उसी के हमले से इसकी मौत की जो संभावना है वो जताई गई है। फिलहाल बाघ प्रबंधन पड़ताल में लगा हुआ है कि और यदि कोई इससे जुड़ी हुई बात है तो वो सामने आ जाए। ठीक है, शुक्रिया आपको विजेंद्र जानकारी के लिए। उधर मुरैना से एसआई की दबंगाई का एक वीडियो सामने आया है। प्रतियोगिता परीक्षा देकर लौट रहे युवक को एक एसआई ने सरे राह पीट दिया। इतना ही नहीं, युवक पर शांति भंग करने को लेकर गिरफ्तार भी किया है। एसआई की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है। युवक का कहना है कि जब ये परीक्षा देकर लौट रहा था तो एसआई ने मेरे साथ मारपीट की। जब मैंने एसआई से एक फोन लगाने के लिए कहा तो एसआई ने बोला कि 10,000 रुपए दो, तब कहीं जाकर बात करेंगे, नहीं तो 100 जूते खाओ तब बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोरिया से अगली बड़ी जानकारी। पहाड़ में अज्ञात मानव कंकाल पाया गया है। ग्राम गदबदी के पहाड़ में मानव कंकाल मिलने की सूचना, जहां कंकाल के पास महिला के कपड़े भी पाए गए हैं और मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किसका एक कंकाल है, कैसे मृतक यहां पर पहुंचा होगा, इसको लेकर लगातार तफ्तीश जारी है। इधर टीकमगढ़ में शादी के घर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। चोर 23 लाख रुपए के गहने लोड़े हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एक महिला और नाबालिग पर चोरी का शक है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। और ग्वालियर में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर गोलियां चल गईं। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि छोटे भाई ने अपने हिस्से की जमीन प्रॉपर्टी कारोबारी को बेच दी और इसके बाद बड़े भाई ने उसका विरोध किया। जो प्रॉपर्टी कारोबारी जमीन नाप रहे थे तब ये विवाद शुरू हुआ। प्रॉपर्टी कारोबारियों ने अपने साथी के साथ घर पर फायरिंग की और अब फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। और गर्मी का मौसम शुरू होती ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। आप श्योपुर, दमोह और सतना की ये 3 तस्वीरें देखिए, जहां श्योपुर में खेत में खड़ी फसल में आग लगी। इसके बाद गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने पानी डालकर खुद ये आग बुझाई। घटना देहा थाना इलाके की है। इससे पहले दमोह में भी आग का कहर बरपा था और इसी तरह की घटना श्योपुर से भी सामने आई। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।